सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन के मामले की। हालांकि कल मैंने डिटेल में प्रॉब्लम बताने की कोशिश की थी कि आखिर बीच में समस्या कहाँ है और रशिया यूक्रेन की तरफ क्यों बढ़ रहा है। लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और उसमें एक कमेंट ये ज़रूर आया कि भाई, और कई लोगों ने लिखा, हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो ऐसे विचारधारा के लोग हैं, शांतिप्रिय लोग, उन्होंने ज़रूर उनको लगा होगा। उनका कहना है कि रशिया इन्वेटर है, रशिया ने यूक्रेन में इन्वेशन किया है। दूसरी बात यह है कि दो स्टेट्स को, यूक्रेन की, रशिया को क्या अधिकार है कि उनको रिकॉग्नाइज़ कर सके। बातें बिल्कुल उनकी ठीक हैं, लेकिन यूक्रेन का जो निर्माण हुआ 1991 में, उस पर भी विचार करना ही चाहिए। एक्चुअली जो यूएसएसआर बना था उसकी नींव यूक्रेन में रखी गई थी। यूक्रेन मेन स्थान है और यूक्रेन में ही कुछ ऐसे चर्च हैं, यूक्रेन में ही रशिया की नींव है। और आप ये मान कर चलें कि जो रशिया है, जो यूएसएसआर है, वो यूएसएसआर यूक्रेन से शुरू होता है। यानी कि रशिया ये मान कर चलता है कि यूक्रेन उसकी मेन लैंड है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ब्लैक सी एक साइड में यूक्रेन से लगता है, बेलारूस हालांकि रशिया के साथ है, और यूक्रेन के क्रीमिया का विषय रहा या दो और नए स्टेटों की बात कही। उन स्टेटों को तब से विवादित हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहने चाहिए जब यूएसएसआर था, यानी कि जब यूएसएसआर टूटा, वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में चला गया यूक्रेन के पास। इसलिए रशिया ने वो रास्ता खोला और युद्ध रशिया ने नहीं किया है, युद्ध यूक्रेन ने शुरू किया है। रशिया ने तो केवल रिकॉग्निशन की थी और उन दो स्टेटों को इंडिपेंडेंट करने की बात कही थी। अभी भी मुझे नहीं लगता कि रशिया यूक्रेन के ऊपर पूर्ण कब्जा करेगा, यूक्रेन को अलग सेपरेट लीगल एंटिटी बनाएगा, लेकिन वो यूएसएसआर का पार्ट बनाएगा, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा कंट्री था अकेला जिसने सीआईएस पर को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, यानी कि उसका रेक्टिफिकेशन नहीं किया था। सीआईएस मैंने आपसे कहा था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो यूएसएसआर को कन्वर्ट करके सीआईएस बनाया था, और ख़ासतौर से उसमें पुतिन की एक भूमिका रही थी, क्योंकि पुतिन राजनीति में उस समय नए नए आए थे इंटेलिजेंस से लौटकर, और वो पहले सलाहकार की पोस्ट पर रहे और बाद में 1999 में आते आते वो सीट पर आ गए। और फिर 1999 से कुल मिलाकर कहूँ कि गोर्बाचोव से लेकर और गोर्बाचोव के जाने से लेकर और पुतिन के आने तक, ये 7-8 वर्ष का समय ही रशिया के लिए बुरा रहा। लेकिन 1999 में पुतिन जब आए तो पुतिन की नीति पूरी वही थी कि यूएसएसआर बैलेंस ऑफ पावर संसार में मेंटेन अगर करना है तो रशिया को मजबूत होना ही पड़ेगा। और इसका लाभ केवल रशिया को नहीं, इसका लाभ विश्व के दूसरे बड़े कंट्री सभी को होगा। जैसे जिस प्रकार से अति अमेरिका ने रखी थी, मतलब अमेरिका अपनी नीतियों के आधार पर विश्व भर में जिस प्रकार से कब्जे किए हुए था, वो सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं इस समय कि इन परिस्थितियों में बैलेंस ऑफ पावर का होना कितना ज़रूरी था। रशिया को लोग कमज़ोर समझ रहे थे, इसलिए ऐसा लग रहा था। अब बात आती है भारत की। सवाल यहाँ पर यह है कि भारत किसके साथ है? भारत अमेरिका के साथ है कि भारत रशिया के साथ है? अमेरिका का साथ अगर भारत देता है तो हमने ये बात देख ही ली है, नाटो फोर्सेस सजा रही हैं और अमेरिका ने ये बात क्लियर कर दी कि वो प्रत्यक्ष युद्ध में भाग नहीं लेगा। ये तो हमने शुरू से देखा है कि अमेरिका की एक नीति है, सिंपल नीति है, और वो सिंपल अमेरिका की नीति ये है कि वो हथियार एक्सपोर्टर कंट्री हैं। संसार के दो कंट्रियों को लड़ाई लड़ें और लड़ने के बाद दोनों कंट्रियों को वो हथियार दें। जो कंट्री कमज़ोर दिखाई दे और लगे कि दूसरा वाला पावरफुल, खास तौर से परमाणु हथियार बनाने वाला कंट्री है और उसको अमेरिका कोई एक्सपोर्ट नहीं करता कुछ भी, ऐसा कंट्री अगर एक साइड में, तो अमेरिका दूसरी साइड में ही खड़ा होगा, क्योंकि हथियारों को उसको बेचना है। और अमेरिका कोई ऐसा तो नहीं है कि एक कंट्री हो, अमेरिका तो एक कॉन्टिनेंट है और यूएसए उसके बीच का एक हिस्सा है, जिसमें अमेरिका में कनाडा बड़ा हिस्सा है, यूएसए बड़ा हिस्सा है। सदर्न अमेरिका की बात करें हम और दूसरे कंट्रियों की बात करें, बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे एशिया है वैसे ही अमेरिका है। अब भारत अपना नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एशिया रख ले,
तो वो एशिया नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अमेरिका के बीच का हिस्सा कनाडा भी अमेरिका ही है। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर कुछ राज्यों से कुछ देशों से मिलाकर यूनाइट करके एक ऑर्गन बना रहा। अब हर एक स्टेट उनका इंडिपेंडेंट है। स्टेट इंटरनेशनल भाषा में कंट्री को कहते हैं। हर एक स्टेट उनका इंडिपेंडेंट है और वो उसका अपना संविधान है, उसकी अपनी नागरिकता भी होती है। इसलिए अमेरिका में डबल नागरिकता चाहिए होती है। एक तो यूएसए की नागरिकता चाहिए, दूसरी अंदर की नागरिकता चाहिए। अब अमेरिका के खर्चे कैसे निकले? तो यूएस के पास जो यूएसए है, जो बाइडन जिसकी हम बात करें, उनके पास जो पावर है वो तीन है: कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस। और इसके अलावा वो सेंट्रल लेवल पर डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं और संसार भर को बेचते हैं, जिससे उनके पास फंड आते हैं, उससे वो अपना काम चलाते हैं, डिफेंस मेंटेन करते हैं, राज्यों से भी कुछ पैसा लेते हैं। चूंकि एक कंट्री नहीं है, 38 कंट्रियों का समूह यूएसए है। उसमें 37 बड़े कंट्री हैं और 13 स्टेट्स हैं जो ओरिजिनल यूएसए था, जो ओरिजिनल अमेरिका यूएसए जिसको बनाया था जॉर्ज वॉशिंगटन के टाइम पर। तो अमेरिका का तो मेन धंधा ही यही है कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स देखता है और डिफेंस देखता है और डिफेंस के इक्विपमेंट संसार भर को बेचता है, जिससे उसकी आमदनी होती है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ चीन खड़ा है तो दूसरी तरफ अगर भारत खड़ा है तो वो भारत के साथ खड़ा दिखाई देगा, भले ही रियलिटी में वो खड़ा हो ना हो, लेकिन खड़ा इसलिए दिखाई पड़ेगा क्योंकि भारत को अगर हथियारों की जरूरत पड़ेगी युद्ध के समय पर तो अमेरिका बेचेगा और अपने फ्लीट उधर चारों ओर लगा कर रखेगा और दुनिया भर का नेगोशिएशन करेगा, पैसा लेगा। अब एक तरफ अगर रशिया खड़ा हुआ है, क्योंकि रशिया को तो इंपोर्ट की आवश्यकता है नहीं, अमेरिका से तो कुछ लेगा नहीं, तो फिर वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। अब यूक्रेन के साथ जब खड़ा होगा तो नाटो सेनाओं का नेतृत्व तो वो करता है और यूक्रेन नाटो का चूंकि हिस्सा नहीं था, होने वाला था, इसलिए वो दूर से नाटो सेनाएं उनकी मदद की आश्वासन देंगी और हथियार बेचेंगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति जहां युद्ध एक साइड में सरेंडर हो जाए और युद्ध हथियार खरीदने की भी गुंजाइश ना हो या वो भी ना हो, तो फिर जिस प्रकार रशिया ने स्ट्रेटजी बनाकर एक यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, मतलब उन दो स्टेटों के ऊपर, फिर बाद में यूक्रेन ने युद्ध कर दिया तो यूक्रेन पर हमला कर दिया, कीव की तरफ वो चले आए, तो वो सब कुछ ये दर्शाता है कि अब यूक्रेन को अमेरिका की जो ज़रूरत है वो महसूस नहीं हो रही। अब हथियार खरीदने का समय नहीं है और ऐसा कुछ हो नहीं सकता। यूक्रेन बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन है कितना बड़ा। यूक्रेन 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। आप भारत के 2 स्टेट बना लो, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, यानी कि यूनाइटेड उत्तर प्रदेश, पुराना बृहत्तर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल हो, इन दोनों को मिला लीजिए तो ये मिलकर बना देते हैं यूक्रेन। अगर हम नाटो की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा कंट्री अगर कोई है तो वो यूक्रेन है, नो डाउट। बाकी तो सब छोटे छोटे हमारे शहरों के बराबर कंट्री हैं, वो सब मिल भी जाते हैं। अगर यूरोप के सारे कंट्री मिल जाते हैं तो भी वो भारत के बराबर नहीं है, और रशिया की तुलना में तो वो सारे मिलकर भी इकट्ठे होते हैं तो भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के साथ अगर भारत खड़ा दिखाई देता है तो युद्ध भारत करे, अमेरिका युद्ध करने वाला नहीं है। अमेरिका की सबसे खास बात है कि वो विन विन सिचुएशन में जीना चाहते हैं। जहां उनका लाभ है वहां उनके साथ है, जहां उनका लाभ नहीं दिखाई दे रहा वहां उनके साथ नहीं, केवल बातों के बपोले फोड़ते रहेंगे, और वही वो फोड़ रहे हैं। नेटो, अब ये जो नेटो सेनाएं लगाई जा रही हैं, जो घोषणा हो रही है, वो नेटो सेनाएं सिर्फ नेटो कंट्रियों में लगाई जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि पुतिन यूक्रेन के बाद नेटो के कंट्रियों के ऊपर रास्ता बढ़ा लें, तो नेटो अपनी डिफेंस के लिए वहां लगा रहा है, ना कि यूक्रेन के लिए लगा रहा है। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ क्लियर हो जाती है कि यूक्रेन को अकेले युद्ध लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई भी संसार का कंट्री उसमें इंटरवेंशन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अमेरिका के मुकाबले रशिया ज़्यादा रिलायबल है पूरे वर्ल्ड के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा था 1991 तक, जो अमेरिका ने शीत युद्ध करके तोड़ दिया था। तो अगर वो आपस में लड़ रहे हैं या उन पर कब्जे की बात हो रही, तो वो वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो। ये 1947 से पहले एक थे। भारत जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उनको घर वापसी करवाए, या पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को हम वापस लें।
ये वैसे ही है। तो अगर हम शक्तिशाली हैं, जैसे रशिया शक्तिशाली है, अगर जो पीएम मोदी की विचार है कि हम शक्ति दिखाएं और हम शक्तिशाली संसार में बने, उस समय अगर हम उसको वापस ले रहे होंगे तो संसार का कोई कंट्री केवल ये बाहर निकालकर सैंक्शन वंक्शन लगाकर और ये भाषण वूषण तो देंगे, लेकिन कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान की तरफ से खड़ा दिखाई देगा। ये निश्चित बात है और ये सिद्ध भी यूक्रेन के युद्ध में हो गया है। तो ये उनका इंटरनल कैसे चल रहा है वो है। अब सवाल ये आता है कि हम अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो सकते, रशिया के साथ भी हम खड़े नहीं, क्योंकि नेहरू जी एक हमको बेसिक फिलॉसफी दे गए थे जिसकी वजह से हमको नुकसान भी उठाना पड़ा, कभी कभी उसका लाभ भी होता है। नेहरू जी ये दे गए कि भाई संसार में वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना गए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब होता है गुटनिरपेक्ष देश। हम गुटनिरपेक्ष कंट्री हैं और गुटनिरपेक्ष का मतलब ना हम अमेरिका के गुट में हैं ना हम रशिया के गुट में हैं। लेकिन पीएम मोदी की तो खास बात ये रही है कि वो तो आउट ऑफ टर्न जाकर काम करते हैं। जैसे फिलिस्तीन के मामले में हम इजराइल के साथ कभी नहीं खड़े, नेहरू जी ने नहीं खड़े हुए, लेकिन पीएम मोदी इजराइल के साथ खड़े दिखाई पड़े। इजराइल में उन्होंने गए भी और फिलिस्तीन का इजराइल का जब चल रहा था तो बोले किसी से नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्होंने इजराइल का साथ देते दिखाई दिए। अब सवाल यहां आता है, क्या रशिया के ऊपर भारत मेहरबान है, अमेरिका के साथ है कि रशिया के साथ है? पीएम मोदी ने पहले तो जिस दिन युद्ध हुआ था उस दिन कोई बात हुई नहीं, लेकिन शाम आते आते, यानी कि जब मैं बात करूं 24 फरवरी की, तो 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक, ये याद रखिएगा कि ये निर्णय नरेंद्र मोदी जी का अकेले का नहीं है, वो अग्रणी भूमिका में रहते हैं, उनका अपना माइंड रहेगा, लेकिन उन्होंने कैबिनेट को कन्विंस किया होगा। तो कैबिनेट के साथ जब उनकी बैठक 24 तारीख को हुई, उसके बाद उन्होंने पुतिन से बात की। पुतिन और मोदी जी की मित्रता बहुत अच्छी, बाइडेन की मोदी जी की उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ट्रंप के साथ मोदी जी की थी, लेकिन रशिया के साथ तो हमारे पैतृक संबंध टाइप के हैं और रशिया के पुतिन के साथ तो पीएम मोदी की बहुत अच्छी पड़ती है और वो कहते भी हैं रियल फ्रेंड, और लगभग लोगों दोनों की उम्र भी बराबर है, दोनों के विचार भी एक से हैं, यानी कि अपनी सुरक्षा लेकिन किसी का तुष्टिकरण नहीं। और बृहत्तर भारत इनका भी ऑब्जेक्ट है कि हम बृहत्तर भारत, जो भारत 47 से पहले का था, उस भारत को हम अचीव करेंगे। ये मोदी जी के गुण तब से हैं जब से वो संघ के प्रचारक बने थे, जब वो संघ को ज्वाइन करें, क्योंकि संघ का विचार बिल्कुल साफ क्लियर है कि बृहत्तर भारत का निर्माण अवसर मिलते ही हम करेंगे जब तक हम शक्ति अर्जित कर लेते हैं। तो भारत भी शक्ति अर्जित कर रहा है और विश्व में अपनी ख्याति, अपना मान बढ़वा रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है। लेकिन और उसके बाद जैसे इस अवसर मिलेगा तो बृहत्तर भारत का निर्माण करेंगे, वापसी भी लाएंगे। ये कोई भारत में पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो भारत में पूरे रिलीजन चेंज होते रहे, भारत का खंडन कई बार हुआ, भारत के टुकड़े बाद में जो शासक अच्छा आ जाता है तो वो फिर बाद में मिला लेता है, और अगर वो शासक ना मिला पाए तो उसके आगे आने वाली पीढ़ी अगर वैसी मानसिकता की रहती तो वो जरूर मिला लेती। एक शासक शक्ति अर्जित करके अपने आप को सिद्ध करता है। हाँ, ये अगर मोदी जी नहीं मिला पाएंगे तो योगी जी अगर आ रहे हैं तो योगी जी निश्चित रूप से वो काम करेंगे, नहीं तो अगली पीढ़ी करेगी। कुल मिलाकर घर वापसी, रिलीजन वापसी, भारतीयता का अनुभव करवाना और बृहत्तर भारत बनाना, ये बहुत बार होता रहा। एक समय तो पूरा का पूरा देश बौद्ध हो गया था लेकिन फिर वापस आया, एक समय पर पूरा देश वैष्णव हो गया था फिर वापस आया, एक समय पूरा देश मुसलमान हो गया था फिर वापस आया, एक समय पूरा देश ईसाई हो गया था फिर वापस आया, और अभी फिर वापस आने का समय आ गया है। वो अलग बात है कि 47 के बाद जो शासक बैठा उसके विचार, उसके पास कोई बुद्धि नाम की चीज़ नहीं थी, कोई विजन नहीं था, वो केवल खाओ और संडास जाओ, इतने काम के अलावा उनके दिमाग में कोई बात नहीं थी। लेकिन अभी बृहत्तर भारत की बात मोदी जी के दिमाग में, तो यही सेम फिलॉसफी पुतिन की भी है कि वो फिर से यूएसएसआर बना रहे। बाइडेन ने कह भी दिया है कि पुतिन ये कुछ कर नहीं रहे, ये फिर से यूएसएसआर बना रहे हैं, और वो ग्लोरी जो 1991 तक थी रशिया की, वो उसको फिर से मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक के बाद पुतिन को फोन किया। अब देखिए, यहां सोचने की बात यह है कि फोन की में भी कर सकते थे, यानी कि यूक्रेन में भी कर सकते थे, यूक्रेन को सांत्वना दे सकते थे, भाई चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, और फोन पुतिन को किया, जबकि यूक्रेन का राजदूत दिल्ली में बैठकर ये
लगातार आह्वान कर रहा है कि भाई पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं मोदी जी के, और मोदी जी पुतिन को समझा सकते हैं, ये युद्ध टाला जा सकता है। मोदी जी ने कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं दिया, अमेरिका से बात भी नहीं करी, जबकि अमेरिका ने भी आह्वान किया कि भारत, और ये तो मैंने आपको याद होगा 25 जनवरी को मैंने कहा था कि जिस समय सेनाएं बढ़ रही थी और ये क्राइसिस चल रहा था, उस समय भी मैंने स्टेटमेंट दिया था कि भाई उन्होंने ये आह्वान किया है व्हाइट हाउस ने कि भाई ये भारत अपना स्टैंड क्लियर करे और भारत साथ दे तो अच्छा होगा। लेकिन जब हम रशिया की बात कर रहे हैं तो पुतिन से मोदी जी ने बात क्या की, वो बिल्कुल क्लियर करता है कि भारत का हाथ पुतिन के साथ। कैसे? पुतिन को उन्होंने कहा कि जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की चिंता करो। अब देखिए, रशिया तो रशिया है, रशिया में फंसे होते उनको निकालने की बात करते तो समझ में आती। उन्होंने जो यूक्रेन में फंसे हैं उनको निकालने की बात की है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यूक्रेन पर रशिया के कब्जे का कहीं ना कहीं समर्थन मनी मोदी जी के मन में दिखाई दे रहा है, भारत के मन में दिखाई दे रहा है। यूएसएसआर पुनः निर्माण हो, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर होना जरूरी है। अमेरिका जब से 1991 में यूएसएसआर टूटा, तब से अमेरिका ने अपनी नीतियां ऐसी बनाई हैं कि पूरे संसार में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। सवाल यहां पर यह है कि पुतिन से बात करते समय मोदी जी ने कहा यूक्रेन से हमारे बच्चे निकालने की बात कही, और ये कहा कि भाई जल्दी से जल्दी खत्म करो। जल्दी से जल्दी खत्म करने का मतलब दो होते हैं, एक तो ये होता है कि जल्दी से कब्जा करिए और खत्म करिए, दूसरा है युद्ध को रोक दीजिए। तो ये तो नहीं कहा कि युद्ध को रोक दीजिए, ये कहा कि भाई ये वायलेंस जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए, ये भी इसका मतलब निकलता है। दूसरा, यूक्रेन के ऊपर ये मानकर चले हैं भारत कि यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हो ही जाएगा, यानी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और जो वर्ल्ड पॉलिसी और जो स्टेटस है उसके अनुसार मुझे लगता है कि मोदी जी को ये बात का एहसास, या कैबिनेट को ये बात का एहसास है कि यूक्रेन पर कब्जा हो ही जाएगा रशिया का, और हमारे बच्चे कौन निकालेगा? हमारे बच्चे रशिया निकालेगा, ना कि यूक्रेन। हम कहना चाहते तो यूक्रेन से भी कह सकते थे कि भाई हमारे बच्चे निकालने की व्यवस्था करिए, लेकिन हमने वो बात रशिया से की, यूक्रेन से नहीं की। इसका मतलब साफ है कि भारत कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, सीधा तो नहीं कह सकता क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट वे में, जैसे हमने इजराइल को सपोर्ट किया था वैसे हमने उनको सपोर्ट किया। दूसरी बात यह भी है कि हमने अमेरिका से बात करनी चाहिए, तो ब्लिंकन से बात की जयशंकर ने। यस, जयशंकर ने ब्लिंकन से बात ये की कि भाई क्या चल रहा है, और दूसरे देशों से बात की ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बात की वो पुतिन से बात की। बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर यूएसएसआर दोबारा एस्टैब्लिश होता है तो हमें क्या समस्या है? मेरे लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है, केवल अमेरिका और नाटो देशों को छोड़कर। और दूसरी बात कि हमको भी बृहत्तर भारत बनाना है, इसलिए ये जो चल रहा है इसमें हम अपना बृहत्तर भारत बनाएंगे तो रशिया हमारा साथ देगा। हालांकि पाकिस्तान वहां चला गया, अपनी तरफ से दे आया, लेकिन याद रखिएगा समर्थ का कोई नहीं दोष गोसाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो समर्थ है वो दोषी नहीं होता, दोषी कमजोर होता है। पाकिस्तान जो मंसूबे लेकर बनाया था जिन्हों ने, वो मंसूबे उसके फेल हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए अब उन लोगों की घर वापसी ही एक उपाय है, तो ये हमें करना है भविष्य में। ये थीम भी है, बीजेपी की थीम भी है, और संघ परिवार की थीम है, मोदी जी की थीम है। इसलिए ये बिल्कुल सटीक तरीके से जो होना चाहिए वो भारत ने किया, और भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है पुतिन से बात करके कि भैया हमारे नागरिकों को तुम ही निकाल सकते हो, तुम कब्जा कर लोगे, अब हमारे नागरिकों को यहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेवारी ले, आपकी मान कर पाओगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।